नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। नरेंद्र क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हम आज अध्याय 5 का भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 के लिए न्यूटन के गति विषयक संबंधी जो नियम पर आधारित प्रश्न है उसमें अध्याय 5 के NCERT के प्रश्न संख्या 24 से आगे का आज सलूशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग जो है बिना कुछ देरी किए प्रश्न नंबर 24 को सुनते हैं और उसका सलूशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है। एक चित्र बनाया गया है, तो चित्र है ये, ठीक है, ऐसे ये चित्र है, इस तरह बना हुआ है, ठीक है, ये A है, ये B है और ऐसे ये गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट एंड सो ऑन, और यहाँ पर लिखा है 2। अब देखिए कह रहा है 0.04 किलोग्राम संहति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए और पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है, प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या होगा। तो चलिए हम लोगों को पता है कि जब समय 0 है जब समय 0 से लेकर 2 सेकंड तक पर हम अध्ययन करेंगे स्थिति पर जो समय ग्राफ बनाया गया है, ये 0 से 2 सेकंड तक, इस पर हम देखेंगे। ठीक है, यह जो दिया गया है यह सेंटीमीटर में दिया गया है और ये समय है। इसमें हमें पता है कि द्रव्यमान कितना है, 0.04 kg है। द्रव्यमान कितना है, 0.04 kg। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि जो O से लेकर A तक है इसमें जो V ग्राफ है, V पिंड का वेग होगा, तो ये x है और ये t है, तो जो V होगा V वह हो जाएगा xt। ग्राफ पर हम देखें तो 2 - 0 बटा 2 - 0 बराबर हो जाएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। यही होगा V बराबर, क्यों, क्योंकि x अपान टी यानी डेल x अपान डेल टी, और डेल x का मतलब 0 से 2 यानी 2 मीटर तक गए और समय कितना लगा 0 से 2, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये जो दिया गया है ये इस पर जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिखेंगे क्या कि मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा कह रहा है संदर्भ और पिंड द्वारा प्राप्त की क्रमिक आवेगों के बीच समय ग्राफ अंतराल दिया गया है, प्रत्येक आवेग का परिमाण, आवेग का परिमाण ज्ञात करना भी तो हमें पता चल गया है। अब इस स्थिति में AB जो स्थिति है, ठीक है, जो AB है, AB A से लेकर B तक, यह स्थिति एक सरल रेखा है। तो पिंड का जो वेग होगा यहाँ पर, तो AB स्थिति में हम देखेंगे, AB स्थिति में पिंड का जो वेग हो जाएगा वो 0 - 2 अपान 0 - 2, इसका मतलब है कि ये भी आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखें तो 0 - 2 और ये 4 - 2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB की स्थिति में ये हो जाएगा आपका -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिखेंगे -10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये तो वेग हो गया। अब हमें पता है कि आवेग जो होता है वो संवेग परिवर्तन होता है। जो आवेग होता है F होता है डेल्टा P अपान डेल्टा P, F अपान डेल्टा T, F अपान डेल्टा T बराबर होता है आवेग, ये तो आवेग होता है और हमें पता है चूंकि कि जो F होता है वो क्या होता है,
एफ इंटू आवेग देखो आवेग जो होता है आवेग जो होता है वो एफ इंटू डेल्टा टी होता है, और एफ जो होता है वो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी होता है। तो हम कर दें एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा पी, तो डेल्टा पी यानी संवेग में परिवर्तन, तो ए पर संवेग क्या हो जाएगा, तो ए का संवेग हो जाएगा एम वी वन, और बी पर संवेग हो जाएगा तो एम भी डैश, बी पर जो संवेग हो जाएगा यहाँ पर वो ये हो जाएगा एम भी टू कर देते हैं। तो एम भी 1.0, एम कामन ले लेते हैं, एम कामन ले लें तो वी वन माइनस वी टू, इसका मतलब एम का मान है 0.04, वी वन का मान है 10⁻⁻2 और इसका मान है -10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 0.04 और गुणे हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻²। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 चौके 8.08 गुणे 10⁻², इतना किग्रा/मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा क्या, आवेग में परिवर्तन। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 25। चित्र दिया गया है और इस चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है? तो चलिए ये तो हो गया। आइए देखा जाए कि यहाँ पर 25 नंबर क्या कह रहा है कि एक पट्टा बना हुआ है, ये पुली है और इस पुली पर एक पट्टा है और पट्टे पर एक व्यक्ति है ऐसे। ठीक है, ये व्यक्ति है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति का जो जूता है, ठीक है, उसके बीच जो घर्षण गुणांक दिया है म्यू, ये म्यू दिया गया है 0.2 है। म्यू का मान कितना है? 0.2 है। और व्यक्ति 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे, जो ये है गतिशील है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस तरह जा रहा है, ये जो है इसका त्वरण है ए, ये दिया गया है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और म्यू दिया है 0.2। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षैतिज संघट पट्टे स्थिर, उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या होगा यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया है जबकि व्यक्ति का द्रव्यमान दिया गया है 65 kg। तो अब देखिए ये पूरा द्रव्यमान तो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ऊपर होगा R, तो जो घर्षण बल लगता है वो तो हमें पता है कि पहले जो बल लगेगा m द्रव्यमान जो है तो F जो लगेगा वो तो m इंटू ए लगेगा और F बराबर m इंटू ए, तो 65 गुणे 1 कर दें तो ये आ गया 65 न्यूटन, तो 65 न्यूटन लगेगा। अब यह बल जो है पट्टे की गति की दिशा में होगा, पट्टा गति इधर कर रहा है तो उसी दिशा में होगा, लेकिन जो घर्षण बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण बल किधर लगेगा? विपरीत दिशा में। और घर्षण बल जो लगेगा वह अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होगा। तो घर्षण बल अगर F डैश है तो वो लिखेंगे क्या? म्यू इंटू आर। क्या लिखेंगे? म्यू इंटू आर या म्यू इंटू एम जी, यही तो लिखेंगे, म्यू इंटू एम जी। अब यहाँ पर F डैश बराबर हम लिखेंगे m इंटू ए डैश, तो म्यू इंटू एम जी, तो m कैंसिल हो जाएगा तो a डैश का मान पता हो जाएगा,
म्यू इंटू जी। मी का मान है 0.2 और जी का मान हम अगर 10 रख दें चाहे 9.8 रख दें तो इसी में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18 1 19, तो ये हो जाएगा 1.96, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन पैदा होगा कब, जब घर्षण बल लगेगा जूतों के भी तब, ठीक है। ये जब घर्षण बल लग रहा है उस कंडीशन में, तो घर्षण बल कम कर देगा, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। हो गया। अगला है प्रश्न दिया गया है कि एम भार के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में नेट बल है। नेट बल क्या काम करेगा, और इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन ए बी सी डी कि निम्नतम बिंदु पर बल क्या होगा और उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, तो ये दिया गया है। तो चलिए हम लोग तो इसमें देख चुके हैं कि जब ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है उस कंडीशन में, प्रश्न नंबर 26, ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये गति करे तो यहाँ पर अगर होगा उस कंडीशन में, और जब यहाँ पर होगा उस कंडीशन में। जब यहाँ पर है तो mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है, और अगर इसकी त्रिज्या क्या हो, कैपिटल R हो, और यहाँ पर हो तो भी mg किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ। इसमें जो तनाव होगा वो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और इसमें जो तनाव होगा वो भी किधर की तरफ, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि निम्नतम बिंदु है, लो पॉइंट है, और ये हाई पॉइंट है, तो H मान लेते हैं, चाहे जो भी मान लिया जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब यह नीचे होता है उस कंडीशन में, जब पत्थर एकदम नीचे हो तो उस समय जो परिणामी बल कार्य करेगा, नीचे जब हो तो परिणामी बल जो कार्य करेगा F, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो अधिक mg माइनस T1, ये बल कार्य करेगा, नीचे होगा तब। और जब उच्चतम बिंदु पर होगा उस कंडीशन में जो FH कार्य करेगा, FH ये FL FH जो कार्य करेगा इस स्थिति में, तो वो हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, इसका मतलब mg प्लस T2, यही बल कार्य करेंगे। अब इसमें देख लें कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C में, तो देखिए A में जो दिया गया है क्या दिया है, mg माइनस T1 और mg प्लस T2 ये दिया गया है, इसका मतलब पहला ही सही होगा। क्लियर है। यहाँ पर बल लगने वाला FH है और यहाँ पर बल लगने वाला FL है, तो यहाँ पर और यहाँ पर बल ये लगेंगे। ये तो न्यूटन के नियम में हम बता ही चुके हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। आइए 27 नंबर देखा जाए। तो 27 नंबर में कह रहा है कि 1000 किलोग्राम के कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, 27 नंबर, कह रहा है कि 1000 किलोग्राम संहति का कोई हेलीकॉप्टर, तो द्रव्यमान कितना दिया है, 1000 किलोग्राम, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से, ए बराबर कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों की संगति 300 किलोग्राम है, यानी अलग से जो एम डैश है वो टोटल कितना है, 300 केजी है, 3 कुंटल है। निम्नलिखित बलों का परिमाण व दिशा लिखिए। चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। पहला, चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। तो अब फर्श पर आरोपित जो बल होगा वो कितना होगा, तो हमें तो पहले तो पता है कि गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा हेलीकॉप्टर है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है और इस पर जो चालक बैठे हुए हैं
उनके द्वारा इस पर जो फर्श पर जो बल लगेगा वो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और ऊपर की तरफ जा रहा था किस बल से, तो F बल से। तो जब ये ऊपर की तरफ बल से जा रहा है तो टोटल जो बल लगा के जा रहे थे तो पूरा का पूरा ये इसका भी भार और इस जहाज के भार के बराबर, द्रव्यमान के बराबर, और ऊपर की तरफ त्वरण से कितना, त्वरण से 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो प्रतिक्रिया बल R1 है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो होगा ये नीचे की तरफ mg लगेगा और प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, R ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ R मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस ये जो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा दें, तो R माइनस mg बराबर हम लिखेंगे क्या, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसके द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू a। क्लियर है, ऊपर की तरफ बल जा रहा है तो m इंटू a और R माइनस mg। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर कि जो यहाँ पर m है वह m क्या है, तो m जरा देखा जाए कि mg, तो अब ये R जो हो जाएगा m और इधर आ जाएगा तो m इंटू a प्लस mg, तो m कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस g। m का मान दिया गया है कितना है, तो m ये है, ये m डैश, चूंकि ये भार की बात कर रहे हैं तो m के जगह पर ये 300 किलोग्राम तो 300, ये m डैश ही कर देते हैं, तो m डैश, तो 300, a का मान दिया गया है 15, g का मान दिया है 10 या 9.8 कुछ भी रख दीजिएगा, 300 गुणे 25, तो ये हो जाएगा r 300 गुणे 25, तो 0 0 और 5 7, तो इतना न्यूटन का बल ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर है। अब दूसरा ये है, ये पूछ रहा था कि फर्श पर व्यक्ति के द्वारा कितना बल लगेगा, तो फर्श पर लगने वाला ये बल है। लेकिन दूसरा क्या पूछ रहा है, बी, तो दूसरा कह रहा है कि चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, चारों ओर का जो वायु है उसके द्वारा हेलीकॉप्टर पर जो क्रिया बल लगेगा वह क्रिया बल कितना लगेगा। तो अब इस कंडीशन में जो बल लगेगा वह टोटल जो बल होगा इस हेलीकॉप्टर का भार और गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल बल लगेगा वो पहले तो व्यक्तियों के द्वारा लगा भार, ठीक है, तो m डैश इंटू जी प्लस ए और प्लस जो हेलीकॉप्टर के द्वारा है, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो बल लगेगा वह कितना लगेगा, तो वह भी लगेगा m1 प्लस m2, ठीक है। पूरा केवल हेलीकॉप्टर के द्वारा ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो निकल गया व्यक्ति के द्वारा और हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो हेलीकॉप्टर का m इंटू जी प्लस ए। अब देखिए, तो ये तो निकाल चुके हैं कि ये कितना है, 7500 न्यूटन है, तो 7500 न्यूटन ये, और ये कितना है, तो 1000 है द्रव्यमान, ये हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान है, और जी 10, ए 15, तो 25, यानी 7500 और प्लस 25000, तो जोड़ देते हैं 0 0 5 और 7 5 12 2 1 3, यानी इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। इतना न्यूटन का बल पूरे हेलीकॉप्टर पर वायु के द्वारा लगाया जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि पूरा का पूरा व्यक्ति के ऊपर लगाया गया बल और हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाया गया बल, ये तो जो था वो केवल व्यक्ति के द्वारा फर्श पर लगाया गया बल था। अब सी कह रहा है कि चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। अब देखिए, यह जो बल है, यह जो बल 35000 न्यूटन का है, यह तो बल वायु पर लगाया गया है, और ये बल किधर की तरफ लगाएगा, तो वायु पर लगाया जा रहा है, तो नीचे की तरफ लगाया जा रहा है, तो वायु ऊपर की तरफ भेज रहा है। लेकिन सी में कह रहा है कि चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर, अब
वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर बल किधर लगेगा, तो इतना ही न्यूटन का बल लगेगा, और किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हम सी में कहेंगे सीधे केवल इतना ही 32,500 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन ये किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, बस। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 28 नंबर में कह रहा है 15 मीटर पर सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जल धारा 10⁻² मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती है, तो दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। चलिए, दीवार पर आरोपित बल हमें गणना करना है, जबकि क्या क्या दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं और देखा जाए कैसे गणना करेंगे हम लोग। 28 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका चाल जल धारा दिया गया है, ठीक है, कि जल धारा की जो चाल है भी ये दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया गया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये पाइप के द्वारा जा रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जब टकराता है तो कितना बनेगा, तो ए पता हो गया। अब देखिए जो आयतन होगा प्रति सेकेंड, हम लिखेंगे प्रति सेकेंड पानी का आयतन, जो पानी का आयतन होगा, आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, जैसे ये पाइप है और 1 सेकेंड में ये इतना दूरी तय करेगा और इसका क्षेत्रफल a है, तो इस पूरे का आयतन कितना हो जाएगा, तो a इंटू भी मीटर, ये लंबाई इतना होगा 1 सेकेंड में, इतना दूरी तय करेगा तो इतना पानी इसमें जाएगा, जितना पानी 1 सेकेंड में इसमें जाएगा उतना यहाँ से 1 सेकेंड में निकलेगा। इसका मतलब है कि v बराबर हम लिखेंगे a इंटू भी, क्लियर है। तो v बराबर a इंटू भी, a का मान दिया गया है और v का भी मान दिया गया है 10⁻², तो ये 15 × 10⁻², इतना ये आयतन है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पानी का जो घनत्व होता है d दिया गया है, घनत्व जो है यह पानी का घनत्व तो हमें पता है कि d बराबर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है, पानी के लिए। चलिए, तो घनत्व तो d बराबर इतना है, तो द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। द्रव्यमान जैसे आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व इंटू आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ इंटू आयतन है 15 × 10⁻², तो ये हो जाएगा कितना, 15 × 10 यानी 150 kg। अब ये तो आ गया द्रव्यमान kg पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में ये द्रव्यमान है ना। अब कह रहा है कि जल के टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित जो बल होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो यानी ये दीवार है अगर सपोज दैट, और इसके द्वारा बौछार किया जा रहा है, तो हमें तो द्रव्यमान पता हो गया, ठीक है, और ये क्षेत्रफल भी पता है कितना है, a है, क्षेत्रफल भी पता है। इसमें हम जो बल निकालेंगे वो संवेग परिवर्तन होगा। क्या होगा, संवेग में परिवर्तन, और प्रति सेकेंड संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि f जो होगा वो कितना होगा 15, v जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 150 ही तो है, और यहाँ पर देखा जाए कि v और v कितना है, तो 15 है, v कितना है 15 है, तो हम लिखेंगे संवेग परिवर्तन m इंटू भी, तो 1 सेकेंड में इतना परिवर्तन होगा, तो m इंटू भी, और m का मान कितना है 150 गुणे v का मान है 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,2250 यानी इतना न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन प्रति सेकेंड संवेग परिवर्तन का दर, तो इतना न्यूटन पर सेकेंड यानी इतना न्यूटन का बल लगेगा। संवेग परिवर्तन 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन है, तो ये हो गया डेल्टा p।
तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, टी बराबर 1 सेकेंड है, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बराबर इतना है, तो एफ बराबर लिखेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी हो गया 2250 बटा डेल्टा टी 1 सेकेंड, तो ये 2250 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि यह 1 सेकेंड में ही परिवर्तन लिखा है, 1 ही सेकेंड का आयतन निकाला गया है, इसलिए ये होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है। किसी मेज पर 1 रुपए के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, प्रत्येक सिक्के की भार m है, तो उसके लिए पहला नंबर 7वें सिक्के नीचे से गिनने पर, नीचे से जब गिना जाता है तो उस तरह 7वें सिक्के पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल निकालना है। दूसरा है 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल ज्ञात करना है। छठे सिक्के के 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया निकालना है। तो चलिए देखा जाए। अब देखिए कह रहा है पहला कि नीचे से गिनने पर 7, अब एक एक सिक्कों का द्रव्यमान, जैसे ये एक सिक्का है तो एक सिक्का यानी ऐसे 10 सिक्का रख दिया जाएगा तो बेलन बनेगा। ठीक है, 10 सिक्का रखा गया ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सिक्का रखा गया है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 10 सिक्के रखे गए हैं और 7वें सिक्के पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल। तो 7वां सिक्का नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 इस पर, तो इसके ऊपर कितने हैं 1 2 3, एक सिक्के का द्रव्यमान m है, तो इसके ऊपर कितने सिक्के हैं 1 2 3, तो एक के लिए तो 3 सिक्कों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3 सिक्कों का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, अब जब 3 सिक्कों का द्रव्यमान 3 न्यूटन है तो इस 7वें सिक्के पर ये 3 सिक्कों के कारण नीचे की तरफ बल लगेगा, अतः 7वें सिक्के पर बल तीनों सिक्कों के द्वारा, तीनों सिक्कों के द्वारा क्या हो जाएगा 3mg न्यूटन। क्लियर है? अब कह रहा है कि 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल, तो 7वें सिक्के पर जो 8वें सिक्के द्वारा आरोपित बल होगा उसमें b 7वें सिक्के द्वारा 7वें सिक्के पर 8वें सिक्के द्वारा बल, तो यही तो हो जाएगा 3mgn, यही बल होगा क्योंकि 8वां सिक्का ये है और इसके कारण बल और इसके ऊपर रखे 2 के कारण बल, तो कुल हो जाएगा 3mg। ठीक है, 3mg ये न्यूटन है। ठीक है, अब है सी, छठवें सिक्के की 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल, तो छठवें सिक्के के द्वारा जो 7वें सिक्के पर प्रतिक्रिया बल होगा वह हम देखेंगे प्रतिक्रिया बल कितना होगा। तो छठवां सिक्का ये है, तो जितना बल इसके ऊपर वाले लगाएंगे नीचे की तरफ उतना ही ये ऊपर की तरफ लगाएगा। तो 1 2 3 4, तो ये छठवां सिक्का है, ये छठवां सिक्का है, तो इस पर जो प्रतिक्रिया बल होगा वो तो ऊपर की तरफ R होगा और ये किसके बराबर होगा, तो इसके ऊपर जितने हैं सबके द्वारा जो नीचे लग रहा है तो सबके द्वारा कितना लगेगा, तो 4mg लगेगा। ऊपर प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा, तो 4mg के बराबर हो जाएगा। तो छठवें सिक्के द्वारा प्रतिक्रिया बल
प्रतिक्रिया बल सातवें सिक्के पर आर हो तो आर बराबर हो जाएगा 4mg और ऊपर की ओर, ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला है 30 नंबर, ये था 29 नंबर, ठीक है। 30 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि कोई वायुयान अपने पंखों की क्षैतिज से 15 अंश के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। लूप की त्रिज्या क्या है? तो चलिए, हमें दिया गया है कि यहाँ पर लूप की त्रिज्या जब ज्ञात करना है तो झुकाव कोण थीटा दिया गया है। तो हमको तो पता है ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। जब कोई व्यक्ति झुकता है, जब हम साइकिल चलाते हैं और झुकते हैं, तो जब झुकते हैं तो कितना कोण झुकते हैं? थीटा। तो tan थीटा बराबर हमें पता है कि tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई क्या होता है? आर जी। और थीटा कितना दिया है? 15 अंश दिया है। ये है 30 नंबर। तो थीटा बराबर 15 दिया है और चाल v बराबर कितना दिया है? 720 किलोमीटर पर आवर, या 720 गुणे ये हो जाएगा 5/18, 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 40 का 5 में गुणा जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थीटा बराबर 15 अंश हमें पता ही है। तो अब यही मान हम रख दें तो tan 15 अंश बराबर ये v स्क्वायर 200 का स्क्वायर बटा r इंटू जी, और g का मान कितना रख दीजिए? 9.8 या 10 कुछ भी रख दीजिए। तो tan 15 अंश का मान हमको पता है। tan 15 अंश का जो मान होता है वह रख दिया जाए और tan 15 अंश का मान निकाल सकते हैं। tan 15 अंश का मान, ठीक है, tan 15 अंश का मान निकालेंगे tan 45 माइनस 30, ठीक है। तो tan 45 अंश का मान 1 और tan 30 अंश का मान 1/√3 अपान 1 + 1/√3। तो ये मान निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुणा किया जाता है, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 3 + 1 माइनस 2/√3, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 से कटेगा तो 2 माइनस √3। tan 15 अंश का मान हो गया 2 माइनस √3 और ये 2 माइनस √3 का मान है 1.732। घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। तो 0.268, तो यहाँ पर लिख दें 0.268 गुणे 2 बराबर 200 का स्क्वायर r गुणे 10। तो r बराबर हो जाएगा 4000, ये 200 का स्क्वायर और g का मान रख दें 10 और ये 0.268 निकाल लीजिएगा r का मान, ठीक है। ये था 30 नंबर। 31 नंबर आ जाइए। 31 नंबर में कह रहा है कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की भार 10⁶ किलोग्राम है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है? इंजन अथवा पटरियों की क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए? तो पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको tan थीटा निकालेंगे, अभी भी बताया गया v स्क्वायर बाई आर जी से निकाल देंगे। तो ये ढाल हमें पता चल जाएगा कितना ढाल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। 31 नंबर, तो यहाँ पर दिया गया है क्या? आर दिया गया है 30 मीटर की त्रिज्या पर, ठीक है। और v दिया गया है कितना? तो 54 किलोमीटर पर आवर, या 54 गुणे 5/18, 18 × 54, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v का मान हो गया
और m दिया गया है 10⁻⁶ किलोग्राम। इतना हमको पता है। तो चलिए, जब भी पता हो गया, m पता हो गया, तो हम पहले tan थीटा ज्ञात कर लें। दूसरी बात यह है कि जो अभिकेंद्र बल पता चलता है, अभिकेंद्र बल, वह जो है हम देखेंगे कि जो अभिकेंद्र बल लगता है वो किसके द्वारा लगता है। तो मोड़ पर जब हम अभिकेंद्र बल लगता है, वह जो पटरियां होती हैं उसमें बाहरी पटरी जो होता है उसके कारण जो है बल लगता है, ठीक है। और अभिकेंद्र बल वहीं से मिलता है, पटरियों के माध्यम से ही मिलता है अभिकेंद्र बल, क्योंकि उसी में क्या लगता है, घर्षण या रोकने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कभी भी अगर रोड पर अगर घर्षण बल न होता तो हम क्या घूम पाते, नहीं घूम पाते, हम सड़क जाते आगे की तरफ। इसलिए जो होता है उस पर अभिकेंद्र बल लगता है, वह घूमते समय जो पटरियां होती हैं उनके द्वारा मिलता है अभिकेंद्र बल, ये ध्यान रहे, ठीक है। और अब जो कोण होता है वह कोण कैसे निकालेंगे, तो उसका कोण हम निकालेंगे tan थीटा, अभी जो बताया गया v²/rg। तो v² कितना है, 15 का स्क्वायर, r का मान 30, g का मान 10 रख दें, चाहे 9.8 रख दें, कुछ भी रख दें। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 बटा 30 गुणे 10, 15 दूना के 30, और ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना के 10, तो 3 बटा कितना हो गया 4। अब ये 3/4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये निकाल लेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्या कहता है, चित्र में दर्शाए गए चित्र के अनुसार 50 किलोग्राम संहति का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम संहति के किसी गुटके को दो भिन्न ढंगों से उठाता है, ठीक है। एक जो है सीधे उठा रहा है, एक जो है ये कितना है 25 किलोग्राम है, ये जो है 25 kg है, और एक ऊपर से यहीं से सीधे उठाता है, ऊपर से इधर खींचता है सीधे यहीं से, और ये हाथ ऊपर करके ऐसे खींच रहा है, ठीक है। चित्र देखिएगा, चित्र दिया गया है, ठीक। तो पहला कंडीशन एक कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन ये है कि इस 25 किलोग्राम को उठाने के लिए यहाँ पर घिरनी लगा है और यहाँ से खींचता है व्यक्ति, ठीक है। तो भी तो ये ऊपर ही उठेगा, खींचेगा तो भी, और जब ये लटक कर खींचेगा तो भी। तो दोनों ही कंडीशन दिए गए हैं, और दोनों कंडीशन में क्या कह रहा है समझिए, दो भिन्न ढंगों से उठाता है, दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा फर्श पर आरोपित क्रियाबल, जो यहाँ फर्श है जिस पर वो खड़ा है, जो फर्श पर खड़ा है इस पर क्रियाबल पूछ रहा है, ठीक है। यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श पर धंसने लगता है, यहाँ पर जो कह रहा है कि 700 न्यूटन के अभिलंब बल से फर्श पर धंसने लगता है, तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए, ये वाला ढंग अपनाना चाहिए कि ये वाला ढंग अपनाना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम दोनों पर विचार करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये 25 किलोग्राम का है, और व्यक्ति का जो द्रव्यमान है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है इसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, ठीक है। तो आइए जरा इस पर हम समझ लेते हैं, व्यक्ति का द्रव्यमान और गुटके का द्रव्यमान। तो चलिए व्यक्ति का द्रव्यमान बराबर दिया है 50 kg, तो इसको कैपिटल M से डिनोट करें, और गुटका का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 25 kg, ठीक है। गुटका का द्रव्यमान पता हो गया 25 kg। अब जो गुटके का भार होगा वो तो नीचे की तरफ होगा, तो गुटका का भार mg होगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर 250 न्यूटन। 250 न्यूटन नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, ठीक है। 250 न्यूटन नीचे की ओर है। अब हम देखेंगे, अब जब पहला कंडीशन क्या कह रहा है, जब व्यक्ति इस ढंग से खींचे सीधे ऊपर की तरफ, ठीक है, जब सीधे ऊपर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका भार तो नीचे की तरफ है ही, और साथ ही साथ इसका भी भार नीचे की तरफ कार्य करने लगेगा।
तो उस कंडीशन में फर्श पर लगने वाला कुल बल हो जाएगा क्या, स्मॉल mg और प्लस कैपिटल mg। तो स्मॉल mg तो ये निकल ही चुका है 250 न्यूटन, और ये 50 गुणे 10 तो 250 प्लस 500 यानी 750 न्यूटन। इसका मतलब फर्श धंसने लगेगा, फर्श क्या होगा, धंसने लगेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी स्थिति में जब ये खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा बल, यहाँ पर ऊपर, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये जब खींचेगा तो ऊपर की तरफ बल लगेगा। ठीक है। दूसरी स्थिति में ठीक है, दूसरी स्थिति में फर्श पर कुल बल जो होगा, कुल बल वो हो जाएगा कैपिटल mg माइनस ma। तो ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 250 बराबर कितना होगा, 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन का बल लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में फर्श नहीं धंसेगा। ठीक है। अर्थात हमें कौन सा लगाना चाहिए, बी, ए वाला ढंग लगाएंगे तो फर्श धंस जाएगा। जैसे लकड़ी का बना है तो लकड़ी टूट जाएगा, और इस स्थिति में तो लकड़ी नहीं टूटेगा। क्लियर है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ये 32 नंबर था, और 33 नंबर देखा जाए। 40 किलोग्राम भार का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है। नीचे दी गई स्थिति में से किसमें रस्सी टूट जाएगी। पूछ रहा है किसमें रस्सी टूटेगी और किसमें रस्सी नहीं टूटेगी, और 4 दिया गया है ऑप्शन। चलिए चारों कंडीशन के द्वारा हम लोग चढ़ेंगे और देखेंगे कब जो है बंदर टूट जाएगा, रस्सी तो गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो आइए, रस्सी को तोड़ने के लिए बंदर को नीचे या ऊपर किस कंडीशन में चढ़ाना है, जबकि रस्सी की सहनशीलता तनाव दिया गया है। तनाव क्या है, तनाव दिया गया है 600 न्यूटन, यानी टी 600 न्यूटन से अधिक अगर हुआ तो रस्सी टूट सकती है। और बंदर का जो भार है, द्रव्यमान है, वो दिया गया है 40 किलोग्राम। ठीक है। 40 किलोग्राम बंदर का, ये बंदर इस पर चढ़ रहा है। ठीक है। इस पर जो है बंदर, और ये बंदर है, बंदर चढ़ रहा है। ठीक है। तो चलिए इस पर बंदर चढ़ रहा है। पहला कंडीशन, पहला हम समझेंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है इस त्वरण से। ठीक है। तो देखिए जब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से त्वरण से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो तनाव बल लग रहा है वो तो टी लगेगा ही लगेगा। तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए। अब देखिए एम जी तो इसका नीचे की तरफ लगेगा, एम जी इसका नीचे की तरफ और टी ऊपर की तरफ, और ऊपर चढ़ रहा है ए त्वरण से, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए। अब टी बराबर कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। अब देखिए एम का मान है 40, तो 40 कामन ले लें, एम कामन ले लेते हैं, तो एम कामन ले लेंगे तो ए प्लस जी। इसका मतलब ये है कि 40 और ये है 6 और ये है 10, तो 40 गुणे 16, तो गुणा कर दें 0, 4 छके 6 बिचारे कम 4 दो 640 न्यूटन। इसका मतलब ये ज्यादा हो गया किससे, 600 न्यूटन से। इसका मतलब रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, रस्सी टूट गया। पहले कंडीशन में रस्सी क्या हो गया, टूट जाएगी। ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन है बी। बी पर हम देखते हैं, विचार करते हैं। बंदर 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से नीचे उतरता है, 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे उतरता है। ए बराबर क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ उतरता है। इसका मतलब यह है कि इसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी बराबर क्या, एम ए। तो टी बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, तो एम कॉमन ले लें तो जी माइनस ए। इसका मतलब है कि 40, ये 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 6
तो 240 न्यूटन, यानी रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, ये तो बी हो गया। चलिए सी देखते हैं। कह रहा है बंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है, एक समान चाल से। तो अब देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 5 मीटर पर सेकंड, सी में कह रहा है कि भी दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड से तो ए बराबर 0, त्वरण तो 0 हो गया क्योंकि समान चाल है, समान चाल। तो जब समान चाल होगा तो त्वरण 0, त्वरण 0, इसका मतलब है कि टी एम जी कब सी के लिए टी, इसका मतलब हो जाएगा कि टी बराबर क्या एम जी, और टी बराबर एम जी तो 40 गुणे 10 अर्थात 400 न्यूटन। यह भी 600 से कम है, अतः रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी क्योंकि 600 न्यूटन से कम है ये। अगला देखेंगे डी। कह रहा है कि बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। तो रस्सी से अगर गिरेगा मुक्त रूप से, डी, तो जब मुक्त रूप से गिरेगा, ठीक है, तो उस समय ए नीचे की तरफ होगा, ए बराबर जी, और ये नीचे की तरफ ही होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की ओर। और जब नीचे की ओर होगा तो हम क्या लगाएंगे, टी बराबर एम जी माइनस ए एम ए। अब देखिए कि एम जी माइनस ये भी एम जी, इसका मतलब 0, अर्थात रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये था 33 नंबर। 34 नंबर आ जाइए। दो पिंड ए तथा बी जिनकी संहति क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 ग्राम है, एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी दृढ़ विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे हैं। पिंड तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक दिया गया है 0.15। 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज ए पर लग रहा है, ए पर आरोपित किया जाता है। तो प्रश्न नंबर ए है क्या, विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया बल। दूसरा, ए तथा बी के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होगा, और विभाजक दीवार को हटाने पर क्या होता है यदि पिंड गतिशील है तो, और बी का उत्तर बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा ये पूछ रहा है। म्यू एस तथा म्यू आर के बीच अंतर की उपेक्षा कीजिए कि म्यू आर और म्यू एस का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कई ठे प्रश्न दिया गया है, तो चलिए एक एक करके हम लोग लगा लेते हैं। पहला कह रहा है कि पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो जो दिया है वो क्या क्या दिया है, उसे हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से, फिर लगाते हैं प्रश्न। जरा देख लीजिए, चित्र भी हम बना देते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, इस पे दो गुटका है, ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ए का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और बी का 10 ग्राम है, ठीक है। बी का ए का दिया है 5 केजी और इसका दिया है 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी। तो इन दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, और जो म्यू है, तो चलिए कौन सा प्रश्न है, 34 नंबर, ठीक है। एम ए दिया है 5 केजी और एम बी दिया है 10 केजी और म्यू घर्षण गुणांक दिया है 0.15, ठीक है। 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज में, और एफ दिया है 200 न्यूटन का बल इधर क्षैतिज में एफ लग रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन में
हम लोगों को दिए गए जो शर्त है उस पर सॉल्व करना है। तो पहला है प्रश्न क्या है कि इसमें आपको निकालना है विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया। तो दीवार का प्रतिक्रिया तो इधर की तरफ लगेगा, जितना बल लग रहा है प्रतिक्रिया इधर की तरफ लगेगा। तो दीवार पर जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वह हम देखेंगे कि यहाँ पर F सीमांत घर्षण जो बल है, ठीक है। तो सीमांत घर्षण बल अगर हम देखें तो ये म्यू इंटू आर, सीमांत घर्षण बल इस पर कार्य करेगा, ठीक है। तो इस पर म्यू इंटू आर, आर के जगह पर क्या हो जाएगा, तो आर के जगह पर हो जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी, ये पूरा द्रव्यमान, दोनों का दोनों द्रव्यमान इस पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर म्यू का मान दिया गया है, ठीक है। तो म्यू का मान है 0.15 और एम ए है 5 प्लस 10 इंटू जी का मान 9.8 या 10 जो भी रखना है रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 गुणे 0.15, तो 15 गुणे 15 0.15 गुणे 15 गुणे 10, तो ये कितना जाएगा 225। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 10। अब अगर हम गुणा कर देते हैं तो 22.5 लगभग हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो 22.5 के लगभग ये होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इतना आरोपित बल के करीब है और न्यूटन का जो नियम है वो विभाजक दीवार पर जो कार्य करेगा, ठीक है, वह जो बल कार्य करेगा ये तो प्रति Fs ये कर रहा है और ये घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा ना, इधर की तरफ, इसके कारण घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है और हम क्षैतिज बल लगा रहे हैं इधर। तो टोटल जो इस पर लगेगा वो इसमें से हम Fs को क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो दीवार पर लगने वाला बल, तो बल हो जाएगा क्या, टोटल F माइनस Fs, ठीक है। तो F का मान कितना है, तो F का मान तो हो जाएगा 200 न्यूटन दिया गया है और माइनस ये कितना आ गया 22.5, बस घटा कर निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलिए इतना बल लगेगा। दूसरा है प्रश्न, इसमें B कह रहा था कि A तथा B के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होगा, A और B के बीच क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए A के बीच तो A पर जो कार्य करेगा बल वो और B पर जो कार्य करेगा वो, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल हम देखेंगे तो A के कारण जो बल लगेगा B पर वो तो 200 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन जो ये बल, ये घर्षण बल, ये जो रोक रहा है वो इस बल को क्या करेगा, कम करेगा। तो A के द्वारा केवल, तो A के द्वारा जब कम होगा B में, तो A पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया A के द्वारा B पर प्रतिक्रिया बल जो लगेगा वह किसके बराबर, तो जो टोटल क्षैतिज बल लग रहा है ये और ये घर्षण बल कम कर रहा है ना, ये घर्षण बल जो लगेगा इधर की तरफ वो कम करेगा, तो इसके लिए Fs, इसका मतलब 200 न्यूटन और माइनस म्यू का मान 0.15 और m इसका मान कितना है 5 गुणे g 10, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 200 और माइनस ये 15 5 75 यानी 0.75 गुणे 10, तो ये 200 और माइनस 7.5, तो ये घटा कर निकाल लीजिएगा, इतना प्रतिक्रिया बल लगेगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि C नंबर क्या है कि C नंबर कह रहा है कि जब विभाजक दीवार हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो विभाजक दीवार अगर हटा लेंगे तो उस कंडीशन में पिंड का निकाय पर जो बल लग रहा था, जो ये बल लग रहा था ये, ठीक है, इतने बल के द्वारा वो आगे की तरफ जाएगा, इतने बल के द्वारा किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। अगर हम ये दीवार हटा दें C में, ठीक है, दीवार हटाने पर ये टोटल बल इधर की तरफ लगेगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, हम करें तो ये F या हम लिखें कि एम ए प्लस एम बी इंटू ए बराबर ये जो ये बल लग रहा था
200 माइनस 22.5, तो यहाँ से a निकल जाएगा, तो 200 माइनस 22.5 घटा दीजिएगा, और एम ए प्लस एम ई, तो इसका मतलब है कि 5 प्लस 10, तो 5 प्लस 10 से जोड़कर भाग दीजिएगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और जब ये त्वरण से जाएगा इतना, तो हम बल भी निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, आई बात समझ में? ये था क्या, सी नंबर। ठीक है, इस त्वरण से वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाएगा, इतना त्वरण कार्य करेगा, इस त्वरण से वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, कब, जब दीवार हटा लेते तब। और उसी में कह रहा था क्या कि ए द्वारा बी पर आरोपित बल, इस कंडीशन में ए द्वारा बी पर जो आरोपित बल होगा, ठीक है, उसके विपरीत में यानी हम देखेंगे कि पिंड ए में जो है जितना त्वरण कार्य कर रहा है पिंड ए में, तो ए का त्वरण उतना ही होगा जितना कि इसका होगा, जितना कि इस पूरे का त्वरण होगा वही त्वरण ए में होगा, वही त्वरण बी में होगा। ठीक है, तो उसमें कई थे प्रश्न कह रहा था ना, ए में, सी में कह रहा था कि विभाजक दीवार हटाने पर पिंड की गतिशील है, तो क्या उत्तर बदल जाएगा, म्यू एस और म्यू आर के बीच अंतर की उपेक्षा कीजिए, म्यू एस और म्यू आर के बीच अंतर की उपेक्षा करना है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए इसमें कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ए के द्वारा बी पर जो आरोपित बल होगा, ए के द्वारा बी पर जो आरोपित बल होगा, वह जो हो जाएगा क्या कि पूरा एफ में से और ए के द्वारा जितना भी बल लग रहा है उस सभी को हम क्या करें, घटा दें। तो ए के द्वारा घर्षण बल लगेगा, और जो लगेगा बल वो क्या लगेगा, एम इंटू ए, और 200 न्यूटन का बल इधर की तरफ लग रहा था, समझिए। न्यूटन का बल इधर की तरफ लग रहा था, 200 न्यूटन इधर की तरफ, और इसका घर्षण बल और जो बल प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो दोनों को हम जोड़कर क्या कर दें, घटा दें इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो घर्षण बल हमने निकाला था कितना, म्यू इंटू एस, तो 5 गुणे कितना था, म्यू 0.15 और गुणे जी 10 रख देते थे। ठीक है, और प्लस कितना था पूरा टोटल बल, तो m इंटू ए, एम का मान 5 और ए का मान जो यहाँ से आएगा, ठीक है, m इंटू ए यहाँ से आएगा, और यहाँ से निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब ये जो बल आएगा वो ए के पिंड बी पर क्रिया बल होगा, और किधर की तरफ होगा, दाएं तरफ होगा। ठीक है, इधर की तरफ, ये तो बल टोटल इधर की तरफ लगेगा ना, बी पर लगाया गया बल है, और न्यूटन के गति के नियम के अनुसार उतना ही बल बी पर एक जो है इधर की तरफ लगाएगा, इधर की बल लगाएगा, क्योंकि रुका हुआ है ना, तो ये रुका हुआ है तो इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना बल ये इस पर लगाएगा ए बी पर, बी भी उतना ही ए पर लगाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर किधर की तरफ लगाएगा, बाईं की ओर लगाएगा, बी उतना ही बल बाएं तरफ लगाएगा, और ए उतना ही बल दाएं तरफ लगाएगा, इतना ही बल। क्लियर, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 35 नंबर 35 नंबर, चलिए 35 देख लेते हैं हम लोग। 15 किलोग्राम भार का कोई गुटका किसी लंबी ट्राली पर रखा है, गुटके तथा ट्राली के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.18 है, ट्राली विराम से 20 सेकेंड तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होकर एक समान वेग से गति करने लगती है। पहला, धरती पर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को तथा बी, ट्राली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी, इसकी विवेचना करना है। तो चलिए हम देखेंगे, गुटके की जो द्रव्यमान दिया गया है, गुटके का द्रव्यमान जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गुटके का द्रव्यमान m दिया गया है 15 kg। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू दिया गया है 0.18,
और ए दिया गया है त्वरण 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टी दिया गया है 20 सेकेंड, ठीक। अब टी 20 सेकेंड है तो पहली बात यह है कि ट्राली द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो F बराबर m इंटू ए, और हमें पता है तो 15 गुणे 0.5 ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन, ठीक है। अब जो गुटके पर जो कार्य करने वाला बल होगा, ठीक है, वो ट्राली द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा, गुटके पर जो भी बल लगेगा। अब हम देखेंगे कि इसकी दिशा जो है विपरीत हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो घर्षण बल होगा F वो क्या होगा, म्यू इंटू आर के बराबर, और म्यू इंटू mg हो जाएगा, और म्यू का मान है कितना, तो म्यू का मान दिया गया है 0.18, और m का मान पता है 15 है, और g का मान 10 रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, तो ये 18 का 18 पाँचे 15 8 120, 15 है कम 15 और 12 27, ठीक है, 2 अंक पर, तो यहाँ पर जाएगा 27, तो F कितना आ जाएगा, लगभग 27 न्यूटन आ गया, ठीक है। और यह F 27 न्यूटन है और ये कितना है, 7.5 न्यूटन है। इसका मतलब है कि F जो है, इस मान F जो है अधिक है किससे, उसके द्वारा लगाए गए बल से। इसका मतलब वो रुका रहेगा, वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राली के सापेक्ष वो स्थिर प्रतीत होगा, सीधी सी बात है, क्लियर। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि ट्राली के साथ गतिमान प्रेक्षक के त्वरण है, तो अगर प्रेक्षक में त्वरण तो है ही, और प्रेक्षक एक जो है जड़त्वीय निर्देश के अनुसार जो जड़त्व का निर्देश होगा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी। ट्राली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी, तो गुटके की जो गति है वह उसके साथ प्रतीत होगा ना, कि उसके साथ ही जा रहा है, क्यों, उसके साथ ही जाते हुए महसूस होगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में दूसरा भी व्यक्ति बैठा है, और आप ट्रेन तो चल रही है तो ट्रेन आपके ऊपर बल लगा रहा है, तो आप भी जा रहे हो और ट्रेन में बैठा दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, तो आप जब दूसरे व्यक्ति को देखोगे तो क्या लगेगा कि दूसरा व्यक्ति जा रहा है और आप स्थिर है, नहीं, आपके साथ साथ जब वो भी जा रहा है तो आप यही कहोगे कि वो भी रुका है और आप भी रुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वह स्थिर महसूस करेगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर पे आ जाइए, 36 नंबर। चित्र में दर्शाए गए अनुसार, जो दर्शाया गया चित्र है उसके अनुसार किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है तथा 40 किलोग्राम संहति का एक संदूक खुले सिरे से 5 मीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, 5 मीटर दूरी पर रखा है। ये ट्रक का भाग है और यहाँ पर संदूक रखा है, और यहाँ से इधर जो है 5 मीटर की दूरी है, ठीक है। ट्रक के फर्श तथा संदूक के बीच घर्षण गुणांक, इसके बीच जो घर्षण गुणांक है वो म्यू दिया गया है, म्यू कितना है 0.15 दिया गया है, ठीक है, और एस कितना है 5 मीटर दिया गया है, दूरी दिया गया है 5 मीटर, और एम कितना है 40 किलोग्राम का संदूक है, ठीक है। अब देखिए ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण त्वरित होता है। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी चलने पर वह संदूक ट्रक से नीचे गिर जाएगा, संदूक के माप की अपेक्षा कीजिए। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि आरंभ से, तो m तो दिया ही गया, चलिए तो जो बल लग रहा है F वो तो m इंटू ए, तो m का मान है 40, a का मान है 2, 40 दूना के कितना हो गया 80 न्यूटन F लग रहा है। अच्छा जो घर्षण बल लगेगा वो निकाल लेते हैं, तो म्यू इंटू आर, म्यू का मान है कितना 0.15, आर का मान कितना है तो mg, तो 0.15 गुणे m का मान है 40, g का मान 10 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60
तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 0.60, तो ये हो जाएगा कितना 6 न्यूटन। तो 6 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। अब देखिए 60 न्यूटन, ये कम पड़ रहा है ये ज्यादा पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जाएगा इधर की तरफ, कितने वेग से जाएगा, तो जो इधर की तरफ बल जाएगा F, वो इधर जो जाएगा वो 80 माइनस 60, इसका मतलब 20 न्यूटन। ठीक है, अब 20 न्यूटन से वो जाएगा। अब 20 न्यूटन से जब जा रहा है तो त्वरण कितना कार्य करेगा, तो ये 20 न्यूटन का बल लगाकर वो जा रहा है, तो m इंटू ए बराबर 20 लिख दें। तो जो ए डैश है त्वरण, वो ए डैश पता चल गया कि ए डैश क्या है, तो 20/m यानी 20/40 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि u तो 0 है, u क्या है 0 है, और दूरी कितना है 5 मीटर। अब इसी को इस त्वरण से वो तय करके गिरेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से s का मान है 5, u का मान 0, 1/2, a का मान 1/2 इंटू टी स्क्वायर, 2 दूना के 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4×5=20, तो t बराबर √20। बस इतना सेकेंड में वो गिर जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको। तो लगभग ये इतना सेकंड में गिरेगा। तो पूछ रहा है कि इतने सेकंड में गाड़ी कितनी दूर जाएगी, ये पूछ रहा था ना कि इतने सेकंड में गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी। तो गाड़ी जो इतनी दूर में जाएगी, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो सेकंड जब आ गया तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो मान लेते हैं s डैश है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, तो u का मान तो 0 था। ठीक है, और 1/2 a का मान तो त्वरण दिया गया था कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ठीक है, 2 और t स्क्वायर, तो t का मान कितना है, तो √20 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, यानी लगभग 20 मीटर की दूरी तक जाने पर संदूक गिर जाएगा, लगभग। ठीक है, लगभग 20, क्योंकि हमने 10 रखा है, जी का मान कितना रखा था 10। ठीक है, यहाँ जी का मान 10 रखा था, μ/mg। अगर यहाँ 9.8 रखेंगे तो ये 20 से कम आएगा। ठीक है, 37 नंबर देखेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33/1/3 रिवर्स पर मिनट यानी चक्कर पर मिनट की चाल से घूर्णन कर रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर 2 सिक्के रखे गए हैं। यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है, तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। पूछ रहा है कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा, कौन सा नहीं करेगा, अर्थात इधर उधर खिसकेगा। तो चलिए आइए 37 नंबर पे हम देखते हैं। आइए 37 नंबर। ठीक है, तो 37 नंबर देख लेते हैं क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। पहली बात कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, r बराबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 सही 1/2 यानी v बराबर दिया है क्या 33 सही 1/2 अर्थात 100/33 1/3 है ना 100/3। ठीक है, 33 1/3 है। तो यहाँ पर इतना जो है चक्कर पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम ओमेगा बराबर दिया गया है इतना चक्कर पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड, तो ये चक्कर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या, तो ये v नहीं म्यू है, अर्थात n आवृत्ति है। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, तो 2 गुणे 22/7 गुणे n लिख दें 100/3, ये ओमेगा हो गया।
ठीक है। जब ओमेगा आ गया कि इतना है तो हम इसको निकाल सकते हैं कितना कि 22 2πn 22/7, ठीक है। 7 तिलिके 21 तो 2 4400/21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एक चीज यहाँ पर जो n का मान दिया गया था, n वो दिया गया है 33 सही 1/3 रिवर्स पर मिनट दिया है, मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मिनट है तो इसका मतलब है कि 100/3 रिवर्स पर मिनट, तो 1 सेकंड में निकालना है तो 1 मिनट में है, 60 सेकंड में है तो 1 मिनट में निकालने के लिए 60 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10 5/9। इसका मतलब यहाँ पर n के जगह पर 5/9 लिखना है, ये हो जाएगा 5/9 क्योंकि यहाँ पर 60 से गुणा करना है, 1 सेकंड निकालना है, ये इतना रिवर्स पर मिनट दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा कर लिया जाए तो 7 9 63 नीचे हो जाएगा, और ये 5 दूना के 10 तो 220 हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब इतना रेडियन पर सेकेंड हो गया, ये तो पता हो गया, और आर हमें पता ही है तो भी बराबर निकाल लेंगे क्या, आर ओमेगा और 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो भी बराबर आर ओमेगा, अगर जरूरत होगी तो हम निकालेंगे। अब कह रहा है पहला कंडीशन, ठीक है, कि केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरा दिया गया है कि केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और तथा 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। रिकॉर्ड पर रखे केंद्र से 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर 2 सिक्के रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पहला जो सिक्का है वह केंद्र से 4 सेंटीमीटर, जैसे केंद्र यहाँ ए है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और दूसरा जो सिक्का है वह इससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लें क्या बी, और ये जो है ऐसे है, ये घूम रहा है, ये सेंटर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बीच जो घर्षण गुणांक दिया गया है इनका म्यू, तो म्यू भी तो पता है ना हमें, म्यू दिया गया है, घर्षण गुणांक कितना दिया गया है वह है 0.15, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें केंद्र से दूरी तो पता है, ठीक है, कि कितना है, तो 4 सेंटीमीटर पहले सिक्के के लिए दूरी है कितना 4 सेंटीमीटर, और दूसरे सिक्के के लिए दूरी कितना है 0.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो अभिकेंद्र बल इनका कार्य करेगा वो तो mv²/r, जो अभिकेंद्र बल कार्य करेगा वो क्या होगा mv²/r या फिर r² ओमेगा²/r, तो r से r कट जाएगा तो mr ओमेगा²। चूंकि यहाँ पर r का मान दिया है, m का मान दिया है, ओमेगा² का मान दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभिकेंद्र बल रखेंगे और यह देखेंगे कि अभिकेंद्र बल तो ये हो गया, और जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा यह फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इंटू आर, अब म्यू इंटू आर तो म्यू इंटू आर, आर का मान क्या हो जाएगा mg, जरा ध्यान समझिए mg। अब देखेंगे कि जो म्यू इंटू mg होगा ये, और mr ओमेगा² ये, इन दोनों में अगर यह जो है हम कहें कि म्यू इंटू mg निकाल लेते हैं, तो म्यू इंटू mg निकाल लिया जाए तो fs, म्यू का मान दिया गया है 0.15, m का मान दिया गया है द्रव्यमान, तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं पता है तो हम m ही रखते हैं,
और जी का मान 10 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 m। और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो m इंटू आर, आर का मान 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर का मान 4 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 4 गुणे 10⁻²। और ओमेगा, ओमेगा का मान इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओमेगा का मान जो दिया गया है, यह ओमेगा का मान, ये ओमेगा का मान तो दिया गया था इतना, ओमेगा इतना रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ ओमेगा का मान रख देंगे। और ये हो गया 4 गुणे 10, तो ये हो गया कितना 220/63। अब जरा ध्यान समझिएगा कि जो ये अभिकेंद्र बल लग रहा है और जो ये बल लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस बल से ज्यादा हो गया तो सिक्का साथ साथ घूमेगा। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया और ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि वह रुक रुक कर घूमेगा, फ्रिक्शन वो सरकता रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सरकेगा। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आर हमने लिखा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसके लिए देख लेंगे। और जब ये 14 सेंटीमीटर रखेंगे आर के जगह पर, तो इसको कर देंगे 14 गुणे 10⁻² और ओमेगा स्क्वायर। और ये देखेंगे कि 1.5 m से अधिक है कि बराबर है। अगर ये अधिक पड़ गया और ये फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया तो इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में भी साथ साथ घूमेगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा पड़ गया, कम पड़ गया और ये ज्यादा पड़ जाएगा तो सरकने लगेगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 37 था ये। चलिए 38 पे आ जाइए। अपने सर्कस में मौत के कुएं एक खोखला जल युक्त गोलीय चैम्बर, ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सके, में मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता। यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 मीटर है तो ऊर्ध्वाधर लूप की पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। तो ये तो हम बता चुके हैं आप सभी लोगों को कि ऊर्ध्वाधर गति अगर व्यक्ति कर रहा है तो उच्चतम बिंदु पर जाएगा, ताकि जो रस्सी में तनाव शून्य है, ठीक है, तो तनाव शून्य होने के लिए निम्नतम बिंदु पर वेग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर ए, तो यहाँ पर अगर VA है वेग और यहाँ पर VC वेग है, तो यहाँ जाए और यहाँ से फिर इधर निकल जाए, यानी यहीं से गिरे न, यहाँ जाए, तो ये VA कितना होना चाहिए, जबकि त्रिज्या क्या है R है। तो इसके लिए हमने आप सभी लोगों को बताया था कि न्यूनतम जो वेग होता है वह कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम वेग ए बिंदु पर, जो ए बिंदु होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए जो न्यूनतम वेग होता है वह √, ठीक है, RG के बराबर होना चाहिए। कहाँ पर, जब वह ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने को मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो वह न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो पहले अगर हम ये पूरा का पूरा प्रक्रिया, पूरा का पूरा प्रोसेस अगर देखते हैं तो हमें पता है कि जो यहाँ पर तनाव होता है, यहाँ का जो तनाव बल होता है प्रतिक्रिया, वो R + mg बराबर mv²/L या R, हम यही लिखते हैं। क्यों, अब यहाँ पर ये कहें कि जब ऊपर नीचे नहीं गिरेंगे, ऊर्ध्वाधर लूप में जब हम ऊपर जाएंगे तो उस समय न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो हमको यहाँ R तो 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस कंडीशन में mg जो होगा, mg के बराबर क्या होगा, mv²/R होता है। तो भी m कट जाता है तो v² बराबर RG हम लिखते हैं, तो √RG कर देंगे v का मान। तो ये तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। तो √RG और ये मान हम रख दें तो निकल जाएगा कितना वेग होना
चाहिए। ठीक है, आर का मान दिया गया है, आर का मान है कितना 25, जी का मान 9.8 या 10 रख दीजिए, जो भी रखना है। ठीक है, वी का मान आ जाएगा। चलिए अगला है, ये 38 नंबर था। 39 नंबर कि 70 किलोग्राम संगति का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती है और 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक, ठीक है, 0.15 है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को एकाएक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रह सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो पहले लिख लेते हैं दीवार, और जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होना चाहिए जितना कि उसका भार या सरकने न पाए, बल लगे तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा न लगे। ठीक है, ताकि सरके न। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। 70 किलोग्राम भार है तो m बराबर कितना दिया है 70 kg। ठीक है, और n बराबर क्या दिया है, तो n बराबर दिया है 200 पर मिनट, तो ये सेकंड बदल दें तो ये 0, इतना चक्कर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, या 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/3 n बराबर। ठीक है, तो n का मान हो गया 10/3 और म्यू का मान दिया है 0.15। ठीक है, और r दिया है कितना 3 मीटर त्रिज्या दिया है। क्लियर है, तो इतना सब दे दिया है। तो अब हमको पता है कि जो आवश्यक जो अभिकेंद्र बल लगेगा, ठीक है, वह अभिकेंद्र बल क्या लगेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर, चाहे एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर जो अभिकेंद्र बल है। ठीक है, और उसको संतुलित कौन करेगा, तो इसको संतुलित करने वाला जो बल होगा उसका भार होगा। संतुलित करने वाला बल भार जो होगा वो इसको संतुलित करेगा। इसका मतलब ये है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, हम देखेंगे कि जब ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इतना चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है और दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है, और दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को एकाएक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे दीवार से चिपका रह सके। अर्थात जो ऐसे ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर दीवार है। जैसे हम ये कहें कि यह जो है ये ऐसे है, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह घूम रहा है, ठीक है, और इस पर फर्श पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये फर्श है, फर्श पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ये दीवार से चिपका है और ये दीवार के सहारे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये फर्श जो है उसको हटा लिया गया। तो जब फर्श को हटा लिया जाएगा तो ये तो घूम ही रहा है ऐसे, और उस समय इसका भार किधर की तरफ कार्य करेगा, mg नीचे की तरफ, और जो ये mg कार्य करेगा वह mg किसके बराबर होना चाहिए, तो यह mg जो है इस पर लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए, यही तो कह रहा है ना। तो अगर हम देखें कि अगर ये ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर लगे हैं, तो ऐसे अगर घूम रहे हैं इस तरह, तो ये दीवार के सहारे पकड़ा था, दीवार हट गया। अब जब ये दीवार के साथ फर्श हट गया तो इस दीवार के साथ वो ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो वो न्यूनतम तब तक जबकि mg जो है, जो अंदर की ओर जो बल लग रहा है, अब जैसे देखिए अगर ये ऐसे इस तरह है ऐसे, तो हम इसके सहारे हैं तो ये नीचे की तरफ हमारा बल लगेगा, उसी तरह नीचे की तरफ बल लग रहा है, जो mg है वो नीचे की तरफ अभिकेंद्र बल के सीधे विपरीत लग रहा है। तो जो अभिकेंद्र बल होगा उसके बराबर क्या हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। क्लियर है, तो mg अभिकेंद्र बल, mg हम कहेंगे कि
एफ जो है mg के बराबर होगा। अब व्यक्ति जो है चिपका है, तो चिपका है इसका मतलब ये है कि जो म्यू इंटू आर है, ठीक है, वह एफ से कहीं ज्यादा होना चाहिए। एफ से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर एफ से कम पड़ गया तो इसका मतलब है कि वो इस स्थिति में नहीं, वो सरक जाएगा। सरके न, इसका मतलब म्यू आर यानी फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। और म्यू आर, तो म्यू आर जो है, आर जो है प्रतिक्रिया बल, वो तो अभिकेंद्र बल के बल से मिल रहा है, अभिकेंद्र बल से मिल रहा है। तो हम यहाँ एफ के जगह पर जो आर है ये म्यू इंटू आर, आर के जगह पर यह प्रतिक्रिया बल जो लग रहा है उसके द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर बड़ा है एफ, और एफ के जगह पर एम जी, एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, जब एम एम कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे, जी बाई आर म्यू से। तो ओमेगा स्क्वायर बड़ा है जी बाई आर म्यू से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाई आर म्यू। अब यहीं पर रख कर मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा, जी का भी मान पता है, म्यू का भी मान पता है और आर का भी मान पता है, रख कर हम इसी को सॉल्व कर लें। फिर से समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है कि ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। ठीक है, जब ऐसे घूम रहे हैं तो जो दीवार के साथ प्रतिक्रिया बल लग रहा है, दीवार के साथ वो आर, वो तो ये अब केंद्र बल लग रहा होगा, और जो इस पर घर्षण बल लगेगा यही अब प्रतिक्रिया बल, और म्यू इंटू आर के बराबर। तो आर प्रतिक्रिया बल होता है ना, तो प्रतिक्रिया बल हमेशा जब ऐसे हम घूम रहे हैं, इस तरह जब घूम रहे हैं, तो इसके केंद्र के साथ और दीवार, ये चारों तो दीवार है, ये पूरा दीवार है, ये वाला हाथ उंगली जो है दीवार को दर्शा रहा है, और दीवार पर प्रतिक्रिया जो बल होगा वो आर होगा, और आर के साथ जो है घर्षण बल होता है वो म्यू इंटू आर होता है। तो आर के जगह पर हम वही अभिकेंद्र बल लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगला नंबर, लास्ट है प्रश्न इस अध्याय का, कि आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली कोई मणिका ओमेगा, ठीक है, इज लेस देन जी अंडर जी अपान आर के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है। ठीक है, और ओमेगा बराबर 2g बाई अंडर 2g बाई आर के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाला त्रिज्या सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा से कितनी कोण बनाता है, जबकि घूर्णन को उपेक्षणीय माना गया है। तो चलिए इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं कैसे। कह रहा है कि आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार, मान लेते हैं कि ये आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार है, ये आर त्रिज्या है। ठीक है, और यह जो है कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, यानी ये 40 नंबर है, इसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा दिया गया है, ओमेगा से घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है। दर्शाइए कि तार का कोई मणिका ओमेगा इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर जी बाई आर के लिए अपने निम्नतम बिंदु पर रहती है। अर्थात जो यहाँ पर निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु का मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है मान लेते हैं कि कोई भी एक बिंदु है P, और यहाँ पर इसके साथ कितना कोण है, थीटा कोण है, जहाँ पर P स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो बल लगेगा वह द्रव्यमान जो है नीचे की तरफ होगा mg, और जो इधर की तरफ तनाव लगेगा, और इधर की तरफ जो होगा, इधर की तरफ वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और इधर की तरफ जो होगा, और इधर की तरफ जो होगा ये तो एन कॉस थीटा होगा,
और इधर की तरफ अगर ये इधर n बल लग रहा है तो इधर की तरफ जो होगा ये वो n साइन थीटा, और n साइन थीटा इसके बराबर होगा, n cos थीटा इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम लिखें तो पहली बात कि mg बराबर, देखिए mg बराबर क्या है तो n cos थीटा है, ठीक है। और एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर है यहाँ पर n साइन थीटा। चित्र से देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर n साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉल जो r है, ठीक है, स्मॉल r वो r ये है स्मॉल r, ठीक है, ये r है ये, ठीक है। तो ये जो r है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं तो देखिए r अपान n ऐसे लिखेंगे, स्मॉल r अपान कैपिटल R बराबर साइन थीटा, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R साइन थीटा लिख सकते हैं। r त्रिज्या है, ठीक है, तो स्मॉल r के जगह पर हम ये लिख सकते हैं r कैपिटल R साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम आर के जगह पर कैपिटल R साइन थीटा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ n साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया तो m साइन थीटा कट गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या n, ठीक है। अब हम इसको अलग एक समीकरण दे दें, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पर जो n है, ठीक है, तो ये n cos थीटा था, यहाँ पर क्या था n cos थीटा बराबर क्या था mg था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि n का मान इतना है तो mg बराबर n cos थीटा, हाँ mg बराबर n cos थीटा, n के जगह पर हम रख दें एम आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, यहाँ पर क्या है mg, m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो g अपान आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। g अपान आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू हो गई। और हमको पता है कि cos थीटा का मान जो होता है वह जो है 1 से कम या तो 1 के बराबर होगा, 1 से कम या तो 1 के बराबर, 1 से अधिक तो होगा नहीं। इसलिए हम ये लिखेंगे कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, यह इसी पर हम यहाँ लिख सकते हैं, या तो cos स्क्वायर थीटा लिख दें, cos स्क्वायर थीटा 1 से छोटा या 1 के बराबर। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखें तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा ही लिखें। तो cos थीटा की जगह पर क्या है g अपान आर ओमेगा स्क्वायर, g अपान आर ओमेगा स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, या g बाई आर इज लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट g बाई आर इज लेस देन आर इक्वल टू ओमेगा, या तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बड़ा है बराबर है अंडर रूट g बाई आर से, ठीक है। कैपिटल R लिखा जाए, कैपिटल R है ना, यहाँ कैपिटल R है तो कैपिटल R। ये था क्या प्रश्न नंबर 40, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर प्रश्न में जो शर्त दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ओमेगा बराबर लिखा है, ओमेगा बराबर लिखा है कि 2g बाई आर के लिए, ठीक है। और ओमेगा जब इतने के लिए हो तो ओमेगा बराबर 2g बाई आर है, तो उस कंडीशन में cos थीटा का अगर मान रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो cos थीटा का मान आ जाएगा। जब ओमेगा का मान तो उस समय कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। जब ओमेगा का मान अंडर रूट 2g बाई आर रखेंगे यहाँ पर तो 2g बाई आर, आर से कट जाएगा, जी से 2/2 हो जाएगा, तो थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर रख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है ये कि अगर इतना हो ओमेगा तब बताइए, तो वैल्यू के मतलब कहाँ पर होगा, कितना कोण बनाएगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने जो है 24 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का सलूशन किया है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन जो है वर्क
पावर एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और भी अपने दोस्तों यारों को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको शेयर करते हैं, देखते हैं, तो पर डे क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले दिन। तब तक के लिए पुनः नमस्कार दोस्तों।